हेलो दोस्तों, हम लोग भारतीय संविधान के इतिहास को समझ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से प्रारंभ किया था। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बाद 1781 में संशोधन अधिनियम आया था। उसके बाद आया था पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में। उसके बाद 1784 के बाद 1786 में फिर संशोधन अधिनियम आया था। उसके बाद 1793 में जो आया था वो चार्टर एक्ट था, और चार्टर एक्ट के बाद यह प्रारंभ किया गया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिस्ट्री में कि अब प्रत्येक 20 साल बाद जो चार्टर आएगा वो 20 साल बाद आएगा। यानी जो अधिकार पत्र है कंपनी का, चार्टर मतलब ही होता है अधिकार पत्र, यानी कंपनी को जो अधिकार दिया गया उस पत्र में प्रत्येक 20 साल बाद संशोधन होगा। ऐसा प्रावधान कब किया गया? तो ऐसा प्रावधान किया गया 1793 के चार्टर अधिनियम में। उसके बाद तब जाकर के 1793 के चार्टर अधिनियम के बाद आया था 1793 के चार्टर अधिनियम के बाद आया था 1813 का चार्टर एक्ट। इसमें क्या प्रावधान किया गया इसको देखते हैं। तो इसमें जो पहला प्रावधान किया गया यह कि भारतीयों के साथ, भारत के साथ जो व्यापार था, यानी भारतीयों के साथ जो व्यापार का एकाधिकार था उसको ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार से मुक्त कर दिया गया। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी को जो एकाधिकार प्राप्त था भारतीयों के और भारत के साथ व्यापार करने का, केवल ईस्ट इंडिया, ब्रिटेन से केवल ईस्ट इंडिया कंपनी ही भारत के साथ या भारतीयों के साथ व्यापार कर सकती थी, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत के साथ व्यापार करने का एकाधिकार प्राप्त था। वो एकाधिकार इसलिए देते थे क्योंकि पहले वो लोग यह विश्वास करते थे कि जहाँ पर एक व्यक्ति का दुकान होगा वही ज़्यादा कमाएगा, जबकि वो मार्केट पे नहीं विश्वास करते थे, वो केवल एकाधिकार पे विश्वास करते थे ब्रिटेन के लोग। तो वो क्या हुआ कि जब 1793 का चार्टर एक्ट आया था 1793 का, उसके बाद जब 1813 का जब चार्टर एक्ट आया तो इसमें यह प्रावधान किया गया, क्योंकि जो 1813 का चार्टर एक्ट आया था इसके पहले क्या हुआ, ब्रिटेन में विरोध होने लगा। ब्रिटेन की जो संसद थी, जो वहाँ के सांसद थे, उनसे उनसे यह मांग आने लगी कि जो वहाँ ब्रिटेन के अन्य व्यापारी थे वो अभी यह मांग करने लगे कि हमको भी भारत के साथ व्यापार करने दिया जाए, क्योंकि जो ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी थे वो भारत के साथ व्यापार करके बहुत ज़्यादा अमीर हो जा रहे थे और ईस्ट इंडिया कंपनी भी बहुत ज़्यादा अमीर हो जा रही थी। तो जाहिर सी बात है उस देश में रहने वाले और जो कंपनी थे या फिर और जो व्यवसाय के और जो बिजनेसमैन थे उनको यह जलन होने लगी, और इसलिए उन लोगों ने बहुत बड़े लेवल पर विरोध किया। तो इसके निपटारे के लिए क्या किया गया, तो इसके निपटारे के लिए व्यापार का जो एकाधिकार था, यानी जो मसाला हुआ, कपड़ा हुआ और अन्य जो चीज़ें के साथ व्यापार करते थे, चाय पत्ती के साथ व्यापार को छोड़ करके बाकी सारे व्यापार ब्रिटेन के सभी लोगों के लिए खोल दिया गया। कुछ प्रावधान थे, कुछ नियम थे, कुछ फंड था कि इतना आपके पास धन होगा तभी आप व्यापार कर सकते हैं, क्योंकि रास्ता बहुत दूर था तो उसके लिए पैसे की ठीक ठाक जरूरत थी। तो कुछ मतलब अमाउंट डिसाइड किया गया कि इतना पैसा आपके पास रहेगा। हालांकि हम लोगों के लिए जरूरी नहीं है कि कितना डिसाइड किया गया था, लेकिन कुछ प्रावधानों के साथ सभी लोगों के लिए खोल दिया गया। केवल दो चीजों पर एकाधिकार बना रहा हो, कौन सा था, तो चीन के साथ व्यापार था और चाय का व्यापार। इन दोनों पर ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार बना रहा। ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार जारी रहा। उस और क्या हुआ, और इस एक्ट में क्या हुआ, 1813 का जो चार्टर एक्ट था इसमें क्या हुआ, व्यापारिक एकाधिकार हटा लेकिन राजनीतिक एकाधिकार जो था वो बना रहा। यानी जहाँ जो जिन क्षेत्रों में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष दोनों रूप से, कहीं कहीं प्रत्यक्ष रूप से कहीं कहीं अप्रत्यक्ष रूप से शासन कर रही थी, उसको राजनीतिक रूप से जो शासन कर रही थी उसको जारी रखा गया। केवल फैक्ट्री खोलने के लिए अधिकार दे दिया गया कि मनो ब्रिटेन के और लोग भी आकर के फैक्ट्री खोल ले, लेकिन वो वहाँ के राजनीति में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। राजनीति में केवल हस्तक्षेप कौन करेगा, तो राजनीति में केवल हस्तक्षेप ईस्ट इंडिया कंपनी ही कर सकती है। यानी किसी राजा के साथ क्या डीलिंग करना है सरकार के तौर पे, क्योंकि यहाँ पे ये जो चार्टर एक्ट आ रहे थे ये वहाँ की संसद पास कर रही थी इस कंपनी के लिए। यानी यहाँ पर जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से ब्रिटेन की जो संसद थी वो अप्रत्यक्ष रूप से शासन कर रही थी। मतलब सीधे सीधे वो शासन न करके वो कंपनी के माध्यम से, बिचौलिया के माध्यम से भारत पे शासन कर रहे थे ईस्ट इंडिया ब्रिटेन की जो संसद थी। उसके बाद इसी में एक प्रावधान यह किया गया कि पहली बार भारतीयों के लिए शिक्षा में 1 लाख रुपए का आवंटन किया गया। यानी 1 लाख रुपए का आवंटन पहली बार भारतीयों के ऊपर शिक्षा के लिए खर्च करना उन लोगों ने उचित समझा। और ऐसा इसलिए समझा क्योंकि उन लोगों को चाहिए थे कर्मचारी जो लोकल कर्मचारी हों, जो यहाँ की भाषा को समझे, यहाँ के लोगों को समझे, उनको समझ सके, यानी उनकी भाषा को, उनकी संस्कृति को समझ सके, और जिस विचारधारा को वो यहाँ पे एग्जीक्यूट करना चाह रहे हैं उसको वो एग्जीक्यूट करने में उनका मदद करें।
क्योंकि इसमें एक और प्रावधान किया गया था। इसमें यह प्रावधान किया गया था कि ईसाई मिशनरी जो थे, यानी ईसाई जो धर्म प्रचारक थे, धर्मगुरु जो थे, उनको भारत में आने का मतलब जो स्वीकृति थी वो दे दी गई थी कि वो भारत में आकर के अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सके। और ऐसा करने के लिए जरूरी ये है कि अंग्रेजी यहाँ के लोग समझे, जब समझेंगे तभी ना उनकी भाषा को एडॉप्ट करेंगे। और इसके लिए उन लोगों ने क्या किया, इसके लिए उन लोगों ने पहले यहाँ पे शिक्षा पर 1 लाख रुपया खर्च करना उचित समझा। उस समय 1 लाख रुपया बहुत ज़्यादा था। इस समय के समझ लीजिए, इस समय के हिसाब से 7-8 हज़ार करोड़ रुपए के आसपास उस समय 1 लाख रुपया था। तो उन लोगों ने शिक्षा पर खर्च करना चालू किया। और इसके साथ वो इसलिए खर्च कर रहे थे क्योंकि जैसे जैसे ये लोग एजुकेट होंगे, वेस्ट मतलब पश्चिमी जो देश है, उनकी भाषाओं को, उनकी संस्कृति को जब भारत के लोग समझेंगे तभी जाकर के वो ईसाई धर्म को अपना सकते हैं। और ईसाई धर्म को अपनाएंगे, ईसाई धर्म को अपनाएंगे तो वो लोग कंपनी के लिए काम करेंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए। और ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए काम करेंगे तो वो ब्रिटेन के लिए काम करेंगे। सीधी सीधी ब्रिटेन की इसमें फायदा थे सीधा। और उसके बाद क्या किया गया, इसमें एक और कानून बनाया गया कि भारतीयों के साथ कोई कंपनी में भेदभाव नहीं किया जाएगा। यानी कंपनी में जो पद होंगे वो भारतीयों के लिए भी होंगे और उसमें कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। कंपनी में इसमें राजनीतिक जो अधिकार है उसमें नहीं, केवल कंपनी में जो कर्मचारी वाला काम है, जो मान लीजिए किसी कंपनी में कोई लेबर का जो हेड होता है, उसमें कोई डिपार्टमेंट करना है, कोई किसी को नियुक्त करना है, तो इन सब के लिए वो भारतीयों को ले रहे थे। और उनको इसलिए ले रहे थे और उनको इंग्लिश सिखा रहे थे। और इंग्लिश सिखा करके वो अपने मतलब ईसाई धर्म में उनको कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि ये मिशनरी जो आ गए थे। और जब ये ईसाई धर्म में कन्वर्ट होंगे तभी जाकर के ब्रिटेन का जो प्रभुत्व है बना रहेगा। क्योंकि इस समय तक ब्रिटेन बहुत बड़े लेवल पर पूरी दुनिया में बहुत बड़े लेवल पे कब्जा कर चुका था। तो उसके वहाँ मतलब जो ब्रिटेन के लोग थे वो तो कम ही थे, क्योंकि इतना सा तो आइलैंड है, भारत के किसी राज्य जितना बड़ा भी नहीं है, छोटा सा तो आइलैंड है। तो उसको जैसे गोवा जैसे छोटे छोटे राज्यों को छोड़ दिया जाए तो यूपी जितना बड़ा भी नहीं है, इंग्लैंड पूरा जो मिला दिया जाए तो ग्रेट ब्रिटेन भी नहीं है लगभग उतना बड़ा। तो ये इनका सिस्टम था कि उनको यहाँ से कर्मचारी चाहिए थे। इसलिए वो लोग ये चार्टर एक्ट में 1813 के चार्टर एक्ट में इतना दयालु हुए भारतीयों के ऊपर कि उन लोगों ने शिक्षा पर खर्च करना प्रारंभ किया और भारतीयों के साथ कंपनी में कोई भेदभाव ना हो ऐसा प्रावधान किया। क्योंकि भेदभाव जब नहीं हुआ तभी वो दिखा पाएंगे कि हम कितना बढ़िया हैं, हम कितना उच्च क्वालिटी के हैं। तो यही था 1813 का चार्टर एक्ट। धन्यवाद।